पावर कट होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को अपना एग्जाम लिखने में तकलीफ हुई, परेशानी हुई। आपने बड़ी लंबी लड़ी है और अभी भी संघर्ष आपका जारी है। तो इस नतीजे पे पहुंचे सिंगल बेंच में कि बच्चों को रीनीट कराया जाना चाहिए। एग्जाम भी जेई की तरह साल में 2 बार होना चाहिए। कोई सीसीटीवी फुटेज तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जब पावर कट था तो सीसीटीवी तो काम ही नहीं कर रहे थे। तो गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। 2019 में ओडिशा के अंदर साइक्लोन की कंडीशन थी, तो वहां पर री एग्जाम कराया गया। 2023 में मणिपुर वायलेंस की वजह से मणिपुर के अंदर री एग्जाम कराया गया, क्योंकि आपको सिर्फ मैक्सिमम 75 स्टूडेंट्स को ही कैटर करके उनके अरेंजमेंट्स करके काम करना है। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा इस चीज का? 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, साल भर एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सभी बच्चों की पुकार नीट दो। हेलो एवरीवन, 4 मई को नीट एग्जाम हुआ था। 23 लाख के आसपास बच्चों ने यह एग्जाम दिया था। उसमें एक खबर आई कि इंदौर के कुछ सेंटर्स पे पावर कट होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को अपना एग्जाम लिखने में तकलीफ हुई, परेशानी हुई। उनमें से कुछ पेरेंट्स हाई कोर्ट गए। उन्हीं में से आज 2 पेरेंट्स हमारे साथ हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की। उनमें से हम बात करने वाले हैं रितेश अग्रवाल जी से। इनका बच्चा नीट एग्जाम लिखा है। और दूसरा सचिन गर्ग सर, ये हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने बड़ी लंबी लड़ी है और अभी भी संघर्ष आपका जारी है। सर, हम इस मामले को थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं रितेश अग्रवाल जी से कहना चाहूंगा कि सर, ये पूरा मामला क्या था? क्योंकि न्यूज़पेपर में लोग पढ़ते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं। आप थोड़ा सा मुझे डिटेल बताइए। सर, न्यूज़पेपर में पढ़ के जो अंदाजा लगाया जाता है एग्जैक्टली है बेसिकली 4 मई को जब एग्जाम हुआ था और प्रीवियस एडवाइजरी जारी की हुई थी 30 तारीख से कि 4 मई को ऐसा थंडर स्टॉर्म और बारिश हो सकती है। बिल्कुल। 4 मई को जब एग्जाम हुआ तो हम लोगों के जो सेंटर थे इंदौर में 49 सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था और ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स पे करीब करीब 3:30 बजे से लाइट गई थी, जो रात देर तक आई थी। बच्चों का जो एग्जाम का ड्यूरेशन था 2 से 5 था, तो कहीं ना कहीं हर बच्चे का आधा एग्जाम अफेक्ट हुआ लाइट के। सेकेंड डे जो बच्चे कर सकते थे उन्होंने एनटीए को मेल किए, मेल के थ्रू अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज कराई है। यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में हम लोग गए, कलेक्टर के थ्रू हमने अपने आवेदन दिए कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब का ये कहना था कि इसकी एक रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेज दी जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग सुनवाई में गए, काफी सारे पेरेंट्स थे। जब 2-3 पार्ट पे हम लोगों को मेल का रिवर्ट नहीं आता है एनटीए से, कलेक्टर साहब की तरफ से जब हम लोगों ने देखा कि उन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, एक वीडियो है जिसमें कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम लोगों को ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं कि जिसमें डीजी सेट वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहिए। तो उसके बाद जब हम लोगों ने ये व्यवहार देखा तो हम लोगों ने माननीय न्यायालय की शरण ली और हम लोग ने केस रजिस्टर किया न्यायालय में। न्यायालय में जब हम लोग गए तो वेकेशन स्टार्ट हो रहा था। माननीय अभ्यंकर जी की बैच में हमारा केस लगा। उन्होंने केस की सीरियसनेस को समझते हुए प्रॉपर वे में ऑल इंडिया रिजल्ट पे सबसे पहले रोक लगाई थी। रोक लगाई, बिल्कुल। जी हाँ, ऑल इंडिया रिजल्ट पे रोक लगाने का इंप्रेशन ये रहा कि एनटीए ने भी इसको सीरियसली लिया, पर एनटीए ने आते ही सबसे पहले ऑल इंडिया रोक लगाना ठीक ना बताते हुए उसको अफेक्टेड सेंटर के लिए करवा दिया। ठीक है। पूरी वैकेशन के दौरान हमारे एडवोकेट मृदुल भटनागर जी के प्रयास रहे, प्लस जो अभ्यंकर जी ने उसमें सीरियसनेस देखी विषय में, तो अर्जेंसी बेसिस पे पूरी वैकेशन के दरमियान केस चलता। बिल्कुल। कुछ पॉइंटर ऐसे थे जिसपे एनटीए का कहना था, ग्रेवेंसेस को लेके उन्होंने कहा कि बच्चों की अमाउंट बहुत थोड़ी है, 22 लाख लोग बच्चे अपीयर करें, कुल 75 बच्चों ने ग्रेवेंस लिए, कोर्ट तक आए। तो उस पक्ष में मेरा ऐसा कहना है कि जब किसी भी तथ्य को लेके 1 लाख बच्चे परेशान होते हैं या 1 लाख कोई भी XYZ पेरेंट्स परेशान होते हैं, तो उसमें से कुछ 1000-2000 बातें करते हैं और शायद 100 लोग होते हैं जो लोग फ्रंट पे आके अपनी बात मुश्किल से 100 लोग उसमें से पहुंचते हैं। ठीक बात है। एग्जैक्टली। तो इसको ऐसे सर, यहाँ टोटल जो अफेक्टेड बच्चा था वो कितना था इंदौर में आपके हिसाब से? इंदौर में मोर देन 10,000 बच्चों से ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं एनटीए ने जो डाटा सबमिशन करा उसी के आधार पे। एनटीए ने भी एडमिट किया हुआ है कि लाइट गया था। एनटीए ने जो रिकॉर्ड सबमिट करे हैं उसी आधार पे 10 मिनट से 1.5 घंटे तक उन्होंने एडमिट किया है कि लाइट गई थी अलग अलग सेंटर पे। 49 सेंटर में से
39 सेंटर एडमिट किए हैं एनटीए ने भी, कि जिसपे लाइट गई थी। उसमें से 18 सेंटर उन्होंने एडमिट किए हैं कि इस पे डीजी सेट और कैंडल लाइट के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड किया था उजाले की फैसिलिटी। अब यहाँ पे कैंडल लाइट भी एक ऐसा वर्ड है वैसे कि ऑल इंडिया नेशनल लेवल के एग्जाम में कैंडल लाइट से आप नीट जैसा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने 18 सेंटर ऐसे एड्रेस किए हैं जिसपे उनका कहना है कि नेचुरल लाइट था। जब थंडर स्ट्रॉम वाली कंडीशन थी, 120 की स्पीड से हवा चल रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, और जिन सेंटर्स पे बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनकी कई जगह खिड़कियां भी बंद कर दी गई थी क्योंकि पानी अंदर आ रहा था। बिल्कुल। अब उस केस में कोई कैसे समझ सकता है कि नेचुरल लाइट रही होगी। जब हमारी सुनवाई प्रॉपर वे में चली, हम लोगों ने इनसे वीडियो फुटेज की डिमांड की है। वीडियो फुटेज कभी इन्होंने पेश नहीं किए। जब हम लोगों के पास कुछ एविडेंस में वीडियो थे, वो हमने माननीय न्यायालय के सामने रखे, और जब 23 को इसकी फाइनल हियरिंग थी तो अभ्यंकर साहब के सामने हमने वो वीडियो रखे जो 5 बजे बच्चों के एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद के थे। उन वीडियो को सर ने सीरियसली देखने के बाद इस डिसीजन पे पहुंचे कि उन्होंने कोर्ट रूम की लाइट बंद करके 13 मिनट हियरिंग अंधेरे में चलाया। उसके बाद इतना व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब उन्होंने देखा तो इस नतीजे पे पहुंचे सिंगल बेंच में कि बच्चों को रीनीट कराया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, वो बेसिकली सीसीटीवी फुटेज तो मिल ही नहीं सकता है क्योंकि जब पावर कट था तो सीसीटीवी तो काम ही नहीं कर रहे थे, तो वो फुटेज तो मिला ही नहीं होगा। तो सिंगल बेंच का, हाँ बताएं सर। हर जगह ये एडमिट किया हुआ है, एनटीए ने भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, कि लाइट गया था। हमने सीसीटीवी डिमांड इसलिए किया कि इनके एनेक्सर में 16-17 पॉइंट में ऐसा आता है कि अनइंटरप्टेड लाइट के अरेंजमेंट भी रहेंगे, प्लस सर्विलियंस के अंदर सारे बच्चे एग्जाम देंगे। तो चूंकि इन्हीं के बायलाज में था, इसलिए हमारा सबसे पहला पॉइंटर था कि आप अपने सीसीटीवी देते हैं तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। सर इसमें पॉइंट ये निकल के आता है कि एनटीए ने जो दलील दी है कोर्ट में, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल के आए कि उन्होंने अपना डेटाबेस को पूरा एनालिसिस करके ये बताया कि यहाँ के जो अफेक्टेड सेंटर है उन बच्चों के एवरेज मार्क्स, नेशनल जो एवरेज मार्क्स है बाकी कंट्री के जो बच्चों ने एग्जाम दिया उसके ऑलमोस्ट बराबर है। एक बच्चा जिसकी AIR सेकंड है वो भी इन्हीं में से एक सेंटर से है। उनमें ज्यादातर जो बच्चे हैं अफेक्टेड सेंटर्स में, उन्होंने 180 में से 170 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरह के 4-5 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। इसका मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस पर इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है, ऐसा एनटीए ने कहने की कोशिश की है। मैं सचिन सर से जानना चाहूंगा। सचिन सर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा ये था कि हर बच्चे से एनटीए फीस चार्ज करता है, एग्जामिनेशन फीस दैट वेरीज फ्रॉम 1500 to 2000। पूरा आज 22 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं तो एनटीए के पास 400 से 500 करोड़ रुपए इन फीस, एग्जामिनेशन फीस के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो उनका एडमिट कार्ड पे डिटेल्स हैं उस पर उनका प्राइमरी जवाबदारी ये रहती है कि हर सेंटर ऐसा हो जिसमें एडवोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर बैकअप्स हो और इजी गोइंग का सीसीटीवी फुटेज हो जिसमें हर चीज को कैप्चर किया जा सके। वो जितनी भी गाइडलाइंस थी यहाँ पर उस तरीके से कुछ भी फॉलो करी नहीं गई। पहली चीज है जो कि रिटर्न गाइडलाइंस थी ऑन एडमिट कार्ड इन स्पाइट ऑफ टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस। सर मेंटल जो स्ट्रेस है या बच्चे को कितनी परेशानी हुई होगी वगैरह वगैरह, अब इसका पैरामीटर क्या बनाया जाए? मतलब बेसिकली ऐसी कोई मशीन तो है नहीं दुनिया में जो इस चीज को एनालाइज कर पाए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि डबल बेंच में जब ये बात गई, एनटीए की तरफ से ये बात गई, ठीक है, और उन्होंने बेसिकली ये बताया, उनका जो डिसीजन आया उस डिसीजन को थोड़ा सा एक बार एलोबरेट करें तो फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर डबल बेंच ने पहले तो ये माना कि हाँ प्रॉब्लम्स हुई थी, पावर कट था एंड स्टूडेंट्स वर फेस विद द प्रेशर, बिल्कुल, प्रेशर टू परफॉर्म और प्रेशर टू डू क्वेश्चंस ऑफ 180 in 3 hours। प्रॉब्लम्स थी, सब माना। बस बेसिकली जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का एक ही आर्ग्यूमेंट था कि एक तो स्टैटिस्टिकल डेटा, दूसरा 22 लाख लोगों में से सिर्फ 75 लोग गए हैं और ये 75 लोगों का फीजिबल नहीं है कि ये एग्जामिनेशन कराया जाए। मैं माननीय जज साहब से ये पूछना चाहूंगा कि भले 75 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1 लाख हो, बिल्कुल न्याय तो सबके लिए बराबर ही रहेगा। बराबर है, बिल्कुल।
जज साहब ने यह भी माना है कि ये जो बच्चे हैं वो एक एक साल से, दो दो साल से, तीन तीन साल से ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं, दे बर्न मिडनाइट ऑयल, और उनके न्याय होना चाहिए। पर बिल्कुल। पर उन्होंने क्या सोच के डिसीजन दिया, वो ये बोलते हैं कि अहमदाबाद क्रैश, प्लेन क्रैश में एक किस्मत वाली बात है, अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश हुआ, जबकि हजारों लाखों प्लेन रोज उड़ते हैं, और उसमें 10 मिनट लेट पहुंची, वो बच गई, तो किस्मत वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, अहमदाबाद में जो लोग मरे उनको भी तो कंपनसेशन मिला, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया, और ये चीज तो थी कि वो घटना रिवर्सेबल नहीं थी। पर ये तो है कि अगर कहीं पर बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, जिनका कैरियर, जिनका फ्यूचर इफेक्ट करता है, उनके पास चांस है कि इस गलती को सुधारा जा सके। एनटीए और गवर्नमेंट के पास चांस है, मौका है, समय है, रिसोर्सेज हैं, तो वो क्यों नहीं दिया जाए? सर इसमें प्रॉब्लम यह है कि बेसिकली अगर इन बच्चों का री एग्जाम कराया जाता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जो डिसीजन लेने वाले हैं, कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, उनके भी दिमाग में ये चीज चलती है, या एनटीए की दलील भी ये रहती होगी कि अगर इन बच्चों को री एग्जाम कराया जाएगा तो इसमें महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग लेट होगी, मेडिकल का पूरा सेशन लेट हो जाएगा, और बच्चे ये थोड़े कम है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं आपको 2-3 फैक्ट सुनाता हूं कब कब एनटीए ने री एग्जाम कराया है। 2019 में, 2019 में, बहुत पुराने डेटा नहीं बता रहा हूं सर, मैं नए डेटा ही बता रहा हूं आपको। ओडिशा के अंदर साइक्लोन की कंडीशन थी, तो वहां पर री एग्जाम कराया गया। इसके बाद 2020 में जो बच्चे कोविड से अफेक्टेड थे और जो मेन एग्जाम था उस दिन टाइम नहीं दे पाए, मतलब बेसिकली एग्जाम नहीं दे पाए, उन बच्चों के लिए री एग्जाम अरेंज कराया गया। 2022 में श्री गंगानगर में, राजस्थान में ही है श्री गंगानगर, वहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उन बच्चों के लिए कराया गया था। 2023 में मणिपुर वायलेंस की वजह से मणिपुर के अंदर री एग्जाम कराया गया, और लास्ट ईयर हरियाणा के कुछ सेंटर्स वगैरह पर कुछ इस तरह की इंसिडेंट रहे कि वहां फेयर एग्जाम नहीं हुआ, फिर उन बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम लॉस की वजह से। जब वो चीज पब्लिक हो गई, लोगों के नोटिस में आ गई, तो एनटीए ने 1563 बच्चों का, ठीक है, वो भी एक छोटा ही सैंपल साइज है अगर उसके हिसाब से देखा जाए, नीट में जितना बच्चा अपीयर हो रहा है उसके हिसाब से 1563 बच्चों का री एग्जाम कराया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन बच्चों का जितना डिस्कशन में और कोर्ट में टाइम गया है, इतने टाइम में तो शायद री एग्जाम हो सकता था। चलो मैं यही कहना चाहता हूं, आप बोलो। हाँ सर, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी एमसीसी का शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है, 21 जुलाई से बेसिकली एमसीसी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, और आप लोग इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट भी कर लिया है, केस की हियरिंग भी होगी। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो, ये बिल्कुल हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन इसमें एक फैक्ट निकल के ये भी आएगा कि जैसे ही री एग्जाम की बात होती है, जब तक ये इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तब तक एक प्रेशर और आ जाएगा कि एमसीसी राउंड 1 या 2 की काउंसलिंग खत्म कर चुका होगा। तो सर इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? तो ये कुछ मैं फैक्ट्स कह देना चाहूंगा कि अभी जो काउंसलिंग चल रहा, अभी हमने जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो हमको नेक्स्ट वीक में इसकी हियरिंग होगी। और ये हियरिंग ऐसा नहीं है कि सिविल सूट्स या क्रिमिनल सूट्स हैं कि जिसमें तारीख पे तारीख मिलेगी। दिस विल बी 1 और 2 मैक्स टू हियरिंग्स, और उसके बाद इमीडिएट जजमेंट डिलीवर होगा। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है वो मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला लेती है, तो अभी जो 21 तारीख से काउंसलिंग है, वो 21 तारीख से एडमिशन डेट है। आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है स्टूडेंट्स को। उसके बाद जो कॉलेज सिलेक्शन और काउंसलिंग है वो 28 अगस्त से चालू। बिल्कुल। तो हमारे पास अभी भी 10 दिन का गैप है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में देता है, तो एनटीए है वो 1 हफ्ते की टाइमिंग में वो एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। और हम ये चाहते हैं कि एग्जाम अगर मैनुअल में टाइम लगता है, तो जैसी जी वगैरह में ऑनलाइन कंप्यूटर मोड पे है, क्योंकि आपको सिर्फ मैक्सिमम 75 स्टूडेंट्स को ही कैटर करके उनके अरेंजमेंट्स करके काम करना है, आपको री एग्जामिनेशन दिलानी है। तो अगर ऑनलाइन वो एग्जामिनेशन लेते हैं तो उसमें प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी, रिजल्ट्स भी जल्दी डिक्लेयर हो सकते हैं, और पूरा प्रोसेस अगर प्रशासन चाहे, एनटीए चाहे, और जो सिस्टम्स हैं इनके पास, मैक्सिमम 10 to 15 डेज के अंदर री एग्जामिनेशन वालों का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। मतलब इन बच्चों का अगर ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए तब तो और भी जल्दी पॉसिबल है मेरे हिसाब से, एनटीए के पास इतने संसाधन हैं
कि संसाधन है इन लोगों के पास। 7 to 10 डेज में वो आराम से एग्जाम करा सकते हैं इन बच्चों का। हाँ, और वो रिजल्ट आने के बाद इनके साथ मैचिंग करके आराम से काउंसलिंग भी प्रॉपरली वापस से स्टार्ट हो सकती है विदाउट एनी डिले फॉर, जैसे आपने बोला 1-1.5 महीने का डिले की इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इच्छा शक्ति है बच्चों के साथ न्याय करने की तो। ठीक है सर, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो किस तरफ जाता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप लोगों के साथ है, आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया है, ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्वलंत है, और वो क्वेश्चन ये कि हर बार इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे स्टेट्स हैं, बच्चे हैं, सबकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं। सर ये मानकर चलो कि हर बार कहीं ना कहीं ये केस तो वो है जो रिपोर्ट हो जाते हैं, या आप लोग समझिए कि जो यहां तक इसको लेके आए, पब्लिक के नोटिस में आया ये केस। अदरवाइज मुझे लगता है कि किसी ना किसी स्टेट में कभी ना कभी लाइक नेचुरल कैलेमिटी हो गई, बारिश तेज हो गई या कुछ हो गया, कहीं ट्रेन लेट हो गई, कहीं पर और भी कुछ हो सकता है। मैं इंडिविजुअल बच्चे की बात करूं तो साल भर एक बच्चा प्रिपरेशन करता है, साल के अंत में जिस दिन एग्जाम देने जा रहा है हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, ठीक है, ट्रैफिक जैम हो, कुछ और चल रहा हो सिटी के अंदर, वो सेंटर पहुंच नहीं पाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा इस चीज का? 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, साल भर एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो एक परमानेंट समाधान की तरफ शायद हम लोगों को बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात की, हम अपने साथियों से बात की, बहुत सारे लोग जो एक्टिव रहते हैं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जो बहुत एक्टिव रहते हैं, उन लोगों से मैंने बात की, फिर आप लोगों से बात की कि इसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है, एनटीए को देखना है, हम लोग बस अपना डिस्कशन करके अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है आपको, वो समाधान क्या हो सकता है? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नीट एग्जाम जो कि हर साल करीबन 20 से 22 लाख ऑन एवरेज बच्चे ऑल ओवर इंडिया देते हैं, बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट और एक बहुत ही बड़ा एक कार्य है गवर्नमेंट को करवाने के लिए कि इसका निष्पक्ष तरीके से और अच्छे तरीके से ये चीज हो सके। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि नेचुरल क्लैमिटी हो गई, नॉर्मल चीजें हो गई, बच्चों की तबीयत खराब हो गई, ये सब होगा। और हम 4-5 सालों से देखते भी आ रहे हैं कि इन पर्टिकुलर नीट के एग्जाम्स में कुछ ना कुछ हर साल गड़बड़ियां होती बिल्कुल है। होता है, जैसे बिल्कुल कभी होता है पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जो अधिकारी बैठे हैं या जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, इनको इंटरवीन करके ऐसा सॉल्यूशंस निकाले कि ये इजीली कंडक्ट हो सके। मेरी तरफ से राय ये रहेगी कि जैसी जी एग्जाम्स होती है, इंजीनियरिंग की होती है, वो साल में 2 बार होती है। बिल्कुल होती है, एक जनवरी में भी होती है और मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में भी होती है, बिफोर एडवांसमेंट, जिसको हम मेंस कहते हैं। इसमें जैसी कोई स्टूडेंट जनवरी में प्रॉपर नहीं कर पाया, कुछ भी XYZ हो गई या कुछ सेंटर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको एक सेकेंड चांस भी मिलता है मार्च अप्रैल में कि वो वापस से एग्जाम दे सके। इससे क्या होता है, उसका 1 साल जो उसने मेहनत करी है, एक दिन के बैड लक पे वो पूरी मेहनत खराब नहीं होती। बिल्कुल सर, इसमें बीच बीच में ये बात उठती है कि नीट एग्जाम भी जेई की तरह साल में 2 बार होना चाहिए। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा, इवन 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी बोला गया है कि अगर बच्चों को अपने सब्जेक्ट इंप्रूव करने हैं तो 3 सब्जेक्ट वो दोबारा दे सकता है, इस तरह का डिसीजन। तो नीट एग्जाम तो बहुत बड़ा एग्जाम है, इस एग्जाम में तो आप मान ही नहीं सकते कि आप 23 लाख बच्चे एक ही दिन एक ही टाइम पर पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम दे रहे होंगे और कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हाँ, होंगी। ऐसा बिल्कुल मान सही ही बोल नहीं रहे हैं। सकते। तो अगर हमें सच में इन बच्चों को न्याय देना है और इनको रिलैक्स रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, जो कि एजुकेशन पॉलिसी चल रही है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखो, इजी पेपर दो, ठीक है, बोर्ड में इजी क्वेश्चंस दो, सिलेबस कम कर दो, तो हमें सच में अगर बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना है तो नीट एग्जाम भी 2 बार कराना होगा। तो सर आज से आपके सामने अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा इंटरवीन करें। उनके पेरेंट्स कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितने ही लोग महंगी ट्यूशन फीस को कर्जे पे लेके पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं और पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद उनके साथ एक दिन का बैड लक हो जाए तो जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। बिल्कुल सर। सर आज से हम एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों का इसमें सहयोग चाहिए हमें। जितने टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं जो नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे साथी हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस मुहिम को बड़े लेवल तक पहुंचाए।
जितने नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो नीट 2025 दे चुके हो, इससे पहले नीट दिया हो, या 26-27 में आने वाले टाइम में नीट दें, जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस चीज को महसूस करते हैं, हमारी बातें सुनिएगा। सर लोग दोनों पेरेंट्स हैं, इन लोगों ने वो चीजें देखी हैं, और भी बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज से गुजरे होंगे कि बच्चे की साल भर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन नीट वाले दिन, एग्जाम वाले दिन, पेपर इस बार फिजिक्स का जैसे टफ आ गया, कई बच्चों का मतलब टाइम मैनेजमेंट ही बिगड़ गया। जिसने पहले पेपर फिजिक्स का देख लिया, उसके बाद वो कर नहीं पाया, पेपर ही नहीं कर पाया। जो फिजिक्स लास्ट में कर रहा था, पता चला देखने के बाद कि 2-3 क्वेश्चन उससे नहीं बने, तो वो होपलेस हो गया, बच्चा घबरा गया। तो इस तरह की चीजें भी तभी ठीक हो सकती है कि पेपर का लेवल चलो ऊपर नीचे हो जाए, कोई बात नहीं, वो चीजें सब बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों को मौका कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। हम एक बात बचपन से सुनते आए हैं अलग अलग माध्यम से कि 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद को लेके हम लोग कोर्ट के सामने गए थे, माननीय न्यायालय के पास गए हैं। बिल्कुल। पर आज हमारे बच्चों को न्याय मिलने में देरी हो रही है और हम कहते हैं कि इसके कारण काउंसलिंग और बच्चे इफेक्ट होंगे। तो किसी कारण से अगर न्याय मिलने में देरी होती है तो किसी के साथ अन्याय हो जाए, ये भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज से सर मैं इस मुहिम को बहुत तेजी से, बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ाऊंगा। सभी बच्चों की पुकार, नीट 2 बार। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।